नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल पे जिस विषय को डालने जा रहा हूँ वो इस समय उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी 12 की परीक्षा को पास किया है। कुछ राज्य सरकारों के या राज्यों के बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, जैसे यूपी बोर्ड का आ चुका है। सीबीएसई और आईसीएसई के भी परिणाम आने वाले हैं। और जब बच्चा 12 पास आउट हो जाता है तो उसके बाद आगे कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, तो ये उसके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग की तरफ, कुछ मेडिकल की तरफ जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन उन विषयों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। केवल एक भेड़ चाल है कि लोग जा रहे हैं और लोग कर रहे हैं, इसलिए वो भी सोचते हैं कि हम भी उसी रास्ते चलें। तो वैसे तो आप स्वतंत्र हैं कि आपको किस रास्ते जाना है, लेकिन उन्हीं में से एक रास्ता प्रशासनिक सेवा की तरफ भी आपको ले जाता है। यानी आप आईएएस के लिए और पीसीएस के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। वो भी आपके जीवन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है और उसकी तैयारी भी आप 12 के बाद शुरू कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ये होगा कि क्या हम इस लायक हैं, क्या हमारे अंदर वो क्षमता है, पाठ्यक्रम क्या है, समय कितना लगेगा, धन कितना लगेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं बच्चों के सामने कि उन्हें अपने आगे का रास्ता तय करने के पहले उन बिंदुओं पर सोचने की जरूरत होती है। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, विषय यही है कि क्या आप प्रशासनिक सेवाओं के योग्य हैं, क्या आपकी योग्यता चाहिए, क्या समय आपको देना पड़ेगा, धन की कितनी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ सबसे पहला जो है कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये सोच लिया कि आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो ये संभव है। कैसे संभव है वो रास्ते आपको बताए जाएंगे, लेकिन ये कोई विशेषज्ञता की बात नहीं है। आपको कहीं इसरो में वैज्ञानिक नहीं बनना, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, और इसके लिए आपके मस्तिष्क की जो क्षमता चाहिए वो औसत, यानी कोई बहुत इंटेलिजेंट या एक तरीके से आइंस्टीन के ब्रेन की आवश्यकता नहीं है इसमें। हाँ, कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो नंबर 1 है उसमें कि डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस परीक्षा का जो स्वरूप है, जब आप उसे देखेंगे, जब पाठ्यक्रम को आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, यानी समय लग सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप इसमें अपना संपूर्ण जो क्षमता है उसका प्रदर्शन करेंगे तो परिणाम आपको आपके अनुकूल निकलेंगे। तो इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आए हैं और अभी आने वाले हैं, और अब आप भले लॉकडाउन है या जो भी है, कोरोना है, तो जीवन तो रुका नहीं है, न रुकेगा। तो आगे की योजनाएं भी बनानी है, क्या करना है, कैसे करना है ना। तो इसीलिए मेरा आज का टॉपिक है कि क्यों ना आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा की जाए। तो इसके लिए मैं आपको पहले पाठ्यक्रम बता दूं, प्रोसेस क्या है। इस परीक्षा के 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज है उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी। पहले स्टेज को कहते हैं प्रिलिमिनरी, यानी प्रारंभिक परीक्षा। जो दूसरा स्टेज है उसे कहते हैं मेंस, मुख्य परीक्षा। और जो तीसरा चरण है उसे कहते हैं इंटरव्यू या साक्षात्कार। यानी इस परीक्षा के कितने चरण होंगे? 3 चरण, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है यह केवल एक तरीके से इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, ये भीड़ को छांटने के लिए है। और मैं डाटा आपको बताऊं कि प्रत्येक वर्ष आईएएस प्रीलिम्स के फॉर्म्स लगभग 10 लाख से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और इसमें से आधे
परीक्षा नहीं देते, यानी 5 से 6 लाख बच्चे ही प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। अब इन 5 से 6 लाख में केवल 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में गंभीरता से इस विषय के लिए प्रयासरत होते हैं। यानी है ये कठिन परीक्षा, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि भीड़ केवल दिखाई दे रही है, वास्तव में उतनी भीड़ है नहीं। तो प्रारंभिक परीक्षा समझ में आ गया होगा। ये इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीएस का, सेकंड पेपर को भी जीएस सेकंड कहते हैं, लेकिन इसको सीसैट के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पेपर जिसमें जीएस है, जीएस फर्स्ट भी कहते हैं इसको, यह 200 नंबरों का होता है, और सीसैट भी 200 नंबरों का होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ये जो पेपर है जीएस फर्स्ट जो 200 नंबर का है, ये काउंट होता है, यानी इसी के बेस पर विद्यार्थी परीक्षा को क्वालिफाई करता है। ये जो सीसैट है, ये केवल इसमें आपको पास होना होता है, और अगर आपने इसमें 40% मार्क गेन कर लिया तो आप इसमें पास हो जाते हैं। सीसैट में इस मेरिट इसके आधार पर नहीं बनती, मेरिट बनती है केवल जीएस फर्स्ट पेपर के आधार पर। जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या विषय होता है, तो एक तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों शामिल होते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारे विषय होते हैं जो आपको जीएस में फर्स्ट पेपर में पढ़ने होते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ विद्यार्थी जो नोट करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स। तो ये आपके जीएस फर्स्ट पेपर का हिस्सा है जो 200 नंबरों का है, और जिसे केवल क्वालिफाई जिसके बेस पर मेरिट बनती है। मेरिट कितनी बनती है मैं आपको उसका भी एक अंदाजा दे दूं। लगभग 60% इसमें नंबर पाने वाले विद्यार्थी प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये मैं डाटा जो दे रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए है। एससी और ओबीसी में थोड़ी सी मेरिट और कम जाती है। दूसरी चीज जो सीसैट की है, तो ये 200 नंबरों का है। इसमें क्या होता है, तो इसमें अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन उन किसी टॉपिक से नहीं आता। केवल 3 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, आपका इसमें से काम चल जाएगा। एक तो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है, आपने 12 में पढ़ा होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, उसके पहले भी आपने पढ़ा होगा। जैसे वो आप अनसीन पैसेज कहा करते थे, यहाँ पर वो कंप्रीहेंशन, एक पैसेज होगा, पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और ये सीसैट के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 80 क्वेश्चंस होते हैं, और जीएस फर्स्ट वाले में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इन 80 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे कि 40 क्वेश्चंस जो हैं ये केवल कंप्रीहेंशन के होते हैं, 35 to 40 क्वेश्चंस। इसके बाद मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप इन विषयों को तैयार कर लें तो निश्चित रूप से आप सीसैट को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी सीसैट कोई बड़ा है इशू नहीं है। तो ये हो गया प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो ये चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें क्या क्या होता है, मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे सबसे पहले 2 पेपर ऐसे होते हैं जिनके नंबर काउंट नहीं होते, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। और ये 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के। एक, जैसे आप यूपी के हैं तो जाहिर सी बात है कि एक हिंदी लैंग्वेज लेंगे, वैसे 8 शेड्यूल की जो लैंग्वेज हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो एक लैंग्वेज हो गया, फॉर यूपी की बात करेंगे तो हिंदी एक लैंग्वेज हो गया, और एक होगा आपका इंग्लिश। ये दोनों जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं ये 300 नंबर के होते हैं, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं।
इनसे मेरिट नहीं बनती, ये नंबर मेरिट में ऐड नहीं होते। क्वालिफाइंग जो नंबर होते हैं ये 40% से ऊपर के नहीं होते। 40% भी अगर आप आ गए तो वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और पेपर का जो लेवल होता है वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होता है, यानी जो भी सामान्य औसत विद्यार्थी भी है वो थोड़ा सा भी प्रयास करे अगर, तो लैंग्वेज के पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। इसके बाद हम उन पेपरों की बात करने जा रहे हैं जो नंबर और मेरिट में काउंट होते हैं। इनमें पहला पेपर है एसे का, ये 250 नंबरों का होता है। और ऐसे किन विषयों को लेकर आते हैं, तो समसामयिक विषयों को लेकर आते हैं। इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ये नंबर जो है आपका ऐसे का, ये निश्चित रूप से मेरिट में आपको आगे ले जाने में काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिसको हमने नाम दिया जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ। और जीएस का हर एक पेपर 250 नंबर का होता है, 250 करके ये 1000 नंबर का जीएस का पेपर होता है। इसमें जीएस के पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे, और ज्योग्राफी। यानी जीएस के फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, ये विषय होते हैं आपके जीएस पेपर फर्स्ट में। इनके बारे में आप वैसे काफी कुछ प्रीलिम्स के एग्जाम में पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन नेचर थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे मेंस के, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी इनका आंसर आपको लिखना होता है 200 शब्दों में, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में। और प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, यानी इनको आपको केवल टिक करना होता है, गोला भरने वाला आपने देखा होगा। इसके बाद जीएस का सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नेंस में पढ़ते हैं शासन का सिस्टम क्या है, कैसे शासन का संचालन होता है, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसमें सोशल जस्टिस होता है। मैंने फर्स्ट पेपर में सोशल इशू की बात की थी, सामाजिक मुद्दा, और यहाँ पर सामाजिक न्याय, दोनों में अंतर होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन भी होता है इसी में। आप देख रहे होंगे इंडो चाइना चल रहा है, इस समय चल रहा है, भारत अमेरिका के संबंध चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम समसामयिक आधार पर पढ़ते हैं। कहाँ पे? जीएस के सेकंड पेपर में आईआर टॉपिक में, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद है आपका जीएस का थर्ड पेपर। इसमें क्या होता है? टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेटेस्ट जो न्यूज में है, उन्हीं सारी चीजों को ये पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स और मेंस में पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा सिक्योरिटी, तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके जीएस के थर्ड पेपर के। जीएस के फोर्थ पेपर में होता है एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यानी आपके अंदर कितने एथिकल वैल्यूज हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं कि स्टोरी दी होगी, उसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपके अंदर एथिकल वैल्यूज हैं कि नहीं हैं, इसको चेक करना। तो ये जीएस के 4 पेपर हो गए। इनके अलावा एक वैकल्पिक विषय भी आपको लेना होता है, और जो वैकल्पिक विषय आप लेते हैं वो विषय आपकी मर्जी का, इसमें विषय का चुनाव काफी मायने रखता है। अगर आपने किसी के कहने पर या ऐसे ही किसी विषय को ले लिया तो वो आपके लिए आगे चलकर कठिनाई का कारण हो सकता है। इसलिए वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय निश्चित रूप से सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसे विषय का चुनाव करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसकी गाइडलाइन आपके लिए अवेलेबल हो। और ये वैकल्पिक विषय में 2 पेपर होते हैं और 250 नंबर के होते हैं, नहीं 500 नंबर का होता है। तो अगर हम टोटल देखें, मेंस का जो पेपर है ये टोटल 1750 नंबर का होता है, 1750 मार्क्स। अब आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया
तो आपका होगा साक्षात्कार, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ये होता है आपका 275 मार्क्स का, और टोटल मिलाकर हो जाता है आपका 2025 मार्क्स का। और इसमें अगर आपने 35% मार्क भी अगर आपने गेन कर लिया देन यू आर सेलेक्टेड। 35% भी आपने मेंस में अगर आपने नंबर पा लिया तो आपका चयन निश्चित है। 50%, 45% तो ये उनके होते हैं जो यूपीएससी को टॉप करते हैं। यानी इसमें सिलेबस थोड़ा सा है बड़ा, लेकिन फिर भी अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो उनके पाठ्यक्रम से काफ़ी हल्का ही है। आप इसीलिए देखें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र जो है वो काफ़ी सीटों को ऑक्युपाई कर लेते हैं वहाँ पर इंजीनियरिंग मेडिकल करने के बाद, क्योंकि उनकी वो हैबिट बन जाती है उन कोर्स को पढ़ने की। तो मेरी तो राय ये है कि वहाँ पर जाकर लाखों रुपए खर्च करके, समय बर्बाद करके, जब आपको इसी फील्ड में आना है तो क्यों ना सीधे 12 के बाद ही तैयारी की जाए। और निश्चित रूप से आप इसे कर सकते हैं। इसमें थोड़े से पेशेंस की आवश्यकता है और समय की आवश्यकता है। अब एक दूसरा प्रश्न होता है विद्यार्थियों के मन में कि इसमें खर्च क्या आता है। तो सबसे सस्ती पढ़ाई आपकी है, इसमें कोई खर्च नहीं है। किताबें जो आती हैं वो काफ़ी सस्ती आती हैं। एनसीईआरटी किताबों को पढ़ सकते हैं आप, और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, यूट्यूब के कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएं और वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करें तो ही आपका काम चलेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं तो तमाम रास्ते आपको मिलेंगे। आपको इसमें अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, न इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है। और इस परीक्षा में एक तरीके से निश्चित रूप से 100% ईमानदारी के साथ चयन की प्रक्रिया संचालित होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सिपाही का बेटा, ड्राइवर का बेटा, यहाँ तक कि अभी साउथ में मैंने देखा कि कूड़ा बिनने वाली की बेटी भी सफल हुई है। यहाँ पर राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे आपको कम मिलेंगे। यहाँ पर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। और ये इस बात का पूरा प्रमाणित करती है कि यह परीक्षा निश्चित रूप से 100% पारदर्शिता के साथ संचालित होती है। एक समयबद्ध कार्यक्रम होता है, तो आपको जोश और उत्साह के साथ इसमें अगर आप भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। अब अध्ययन के लिए प्रतिदिन कितने घंटे देने चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी पूछा करते थे, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में 20 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो कई बार ये प्रश्न आए, और हर साल ही आते हैं जब बैच प्रारंभ होते हैं, तो कितने घंटे का समय देना चाहिए। कुछ लोगों के मार्गदर्शन आपने देखे होंगे विद्यार्थियों के कि 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अगर 6 घंटे प्रतिदिन देते हैं निरंतरता के साथ, ये नहीं कि एक दिन 18 घंटे और एक हफ्ते 2-2 घंटे या कुछ भी नहीं, निरंतरता के साथ अगर आप प्रतिदिन 6 घंटे का समय देते हैं इस परीक्षा के लिए, तो निश्चित रूप से वो समय पर्याप्त होगा। हाँ, जिस वर्ष आपको परीक्षा देनी है, अपीयर होने जा रहे हैं, उस वर्ष आपको ये ड्यूरेशन थोड़ा सा 8 घंटे या 10 घंटे तक करना पड़ सकता है। लेकिन इस परीक्षा के पूरे कवरेज के लिए 6 घंटे का समय आपके लिए पर्याप्त होता है। अगर आपके और भी कोई जिज्ञासा है या प्रश्न है इसको लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके उन प्रश्नों का जवाब दूंगा अगली वीडियो में। और एक वीडियो में यह भी बताऊंगा इस विषय को लेकर कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, तो वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन निश्चित रूप से आपको इस आशा के साथ मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो सफलता इसमें निश्चित है। धैर्य के साथ बने रहिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, न खर्च करने की आवश्यकता है, और न आइंस्टीन जैसा दिमाग की आवश्यकता है। औसत मानसिक अवस्था का व्यक्ति परिश्रम के द्वारा बड़ी आसानी से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है।
तो आपके बेहतर भविष्य की कामना के साथ मैं आज अपने इस प्रोग्राम को या कहें कि इस लेक्चर को बंद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आज का मेरा ये प्रयास मार्गदर्शक होगा और आपको अगर ये समझ में आए, पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किन किन विषयों का अध्ययन किन किन किताबों के माध्यम से करना है और न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ें सिविल सेवा के लिए। नमस्कार।